हाँ जी बच्चा लोग, स्वागत है जी आप सब लोगों का फिर से एक लंबे ब्रेक के बाद। ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म किए हुए यार, टाइम हो गया थोड़ा, तो थोड़ा ब्रेक दिया था आप लोगों को। हाफ ऑफ द सिलेबस डन, थोड़ा सा ब्रेक। अब बेटा अभी मान के चलो हाफ ऑफ द सिलेबस इज स्टिल पेंडिंग। ओके, तो ग्रेविटेशन से पहले पहले सिलेबस का एक सिस्टम अलग ही होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे थ्योरेटिकल थोड़ा बेटा ज़्यादा होंगे। ओके, अब उसी लड़ी में ग्रेविटेशन के बाद अपनी नेक्स्ट यूनिट है सबसे बड़ी यूनिट। अब तक सबसे बड़ी जो यूनिट है या पूरे सिलेबस की ही सबसे बड़ी यूनिट होती है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। मतलब हमने मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। अच्छा, मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसकी डेंसिटी, उसकी इलास्टिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ होता है। लेकिन चलो, हमने जो बल्क मैटर की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है एज पर सिलेबस, उसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग में डिस्कस करवा दूंगा। तो मान के चलो यार, इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा होगी, न्यूमेरिकल तो देखो करने पड़ेंगे, वो तो अब हम करेंगे, हम कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए आपके पास इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा मैटर होगा। डेरिवेशंस भी होंगी, लेकिन वो जो लाइन टू लाइन रीडिंग होती है ना, उस चीज को भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इससे पहले जो चैप्टर्स आते हैं उसमें लाइन टू लाइन रीडिंग वाला ज्यादा बातें नहीं आती कि जी कंसेप्ट आया, डेरिवेशन टाइप आई, न्यूमेरिकल आया, असाइनमेंट की, चलो चल गया काम। लेकिन यहां पर कुछ टॉपिक्स, कुछ कंसेप्ट ऐसे भी बेटा आपको मिलेंगे जहां पर आपको बुक में से, नोट्स में से थ्योरी भी थोड़ा रीड आउट करनी पड़ेगी। रीड आउट करना, कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर होंगे। अच्छा, बड़ी यूनिट है, देखो कितनी बड़ी है। पहले ग्रेविटेशन यहां से यहां तक की लिखी हुई, ये कहां से कहां तक आ रही है, तो कितनी जगह घेर रही है। तो बड़ी यूनिट तो ये है ही है, जगह ज्यादा घेर रहा है, इसका नाम ही। तो टाइम भी इसको ज्यादा देखो लगेगा ही लगेगा, इलॉजिकल बात, लेकिन बहुत बड़ी यूनिट है, टाइम इसको लगेगा कवर अप करने में। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई धीरे धीरे। एक बार इस पूरी की पूरी यूनिट का आपको क्या देते हैं, ओवरव्यू देते हैं। ओके, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर मतलब मैटर के अंदर की उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज। ओके, अब अगर मैं यार इसको कैटेगराइज कर दूं, तो इसको मैं कैटेगराइज करता हूं मैटर को सॉलिड्स और फ्लूइड्स में। देखो किसमें जी, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो भाई ये सॉलिड्स हो गए, हमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होंगी या फिर फ्लूइड्स। अब देखो यार, यहां पे मैंने ना वर्ड लिक्विड नहीं यूज किया, फ्लूइड वर्ड यूज किया। अब वो आप समझ रहे होगे कि लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी कहते हैं, या फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड ही होता है। लेकिन बेटा आपकी जो गैसेस है ना, गैसेस बेसिकली वो भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में ही आ जाती हैं। तो यहां पे मैंने ये नहीं किया सॉलिड लिक्विड गैस, नहीं किया, सॉलिड एंड फ्लूइड्स कर दिया। वैसे मैं बोल रहा हूं गैसेस जो हैं वो भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आती है। लेकिन खैर, हम जब इस चैप्टर को टेकअप कर रहे होंगे उसमें हमने फ्लूइड्स में गैसेस की ज्यादा बात करनी नहीं है। हम तो खैर लिक्विड्स तक ही सीमित रहेंगे। अगर मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, तो हम कह भी सकते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, लेकिन यार सही की करनी है। गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में ही आती हैं, लेकिन गैसेस पढ़ने के लिए हमारे पास आगे अलग ही चैप्टर है जिसमें गैस लॉज वगैरह आएंगे, जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से जानेंगे। तो गैसेस की स्टडी
तो खैर हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, वो अलग ही कर देंगे, क्योंकि उनके आती तो फ्लूइड्स की कैटेगरी में ही है, गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज कुछ लिक्विड से काफी अलग हो जाती है। तो इस चैप्टर में कैटेगराइजेशन मैंने कर दी सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, लेकिन पढ़ेंगे बेसिकली हम क्या, लिक्विड्स। लेकिन पता होने चाहिए गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आएंगी, फ्लूइड्स में दोनों आ जाएंगे आपके, लिक्विड्स भी और गैसेस भी। गैसेस के अलग ही चैप्टर होगा अपना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर के बाद एक थर्मोडायनेमिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा, उसमें गैसेस की सारी स्टडी ही अलग से होगी। ओके, क्लियर? शायद कैटेगराइजेशन क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड ही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन है सॉलिड और फ्लूइड्स बोलते हैं। हाँ, इस चैप्टर में हम फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स ही मानकर चलेंगे, वैसे गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आ जाती है। ओके, तो सॉलिड और लिक्विड मान लो, तो मैटर है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस को मैंने बोला परे कर दो, अलग ही पढ़ लेंगे, वो चीज ही अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज काफी अलग हो जाती हैं। ओके, तो हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें अगर, तो बेटा सॉलिड्स में हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, वो अलग कैटेगराइज कर देते हैं। जो लिक्विड्स की या फ्लूइड्स की पढ़नी है उसको अलग कैटेगराइज कर देते हैं, पूरे चैप्टर की आउटलाइन मिल जाएगी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा ना इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होगा। और सॉलिड में हमने बेसिकली एक मेन प्रॉपर्टी पढ़नी है, इलास्टिसिटी। सॉलिड्स की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी हमने टेकअप करनी है, इलास्टिसिटी। तो हमारे इस पूरी यूनिट का पहला चैप्टर जो होगा वो मान के चलो इलास्टिसिटी होगा। यार ये यूनिट है, इसको 3 चैप्टर में बांट देंगे, इलास्टिसिटी और उधर लिक्विड्स के 2 पार्ट हो जाएंगे। जब हम लिक्विड्स या फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे तो इसके 2 पार्ट करेंगे हम। एक जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी लिक्विड्स एट या फ्लूइड्स एट, फ्लूइड ही बोलो, लिक्विड बोलो ही मत, यानी फ्लूइड्स एट रेस्ट। और अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक। क्या जी? हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब फ्लूइड्स इन मोशन, हाइड्रोस्टैटिक मतलब फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो ये होगी यार फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है जी? तो इसको कैटेगराइज करें अगर हम, तो मेरे 3 चैप्टर बनते हैं। पहला इलास्टिसिटी, जिसमें आप सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे। दूसरा हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसमें फ्लूइड्स एट रेस्ट की बात चल रही होगी। रेस्ट पे जब लिक्विड हो, लिक्विड या फ्लूइड, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ लेंगे। लिक्विड अगर मूव करने लग जाएगा तो जो उसकी रेस्ट वाली अपनी प्रॉपर्टी थी भाई वो तो होंगी ही होंगी, प्लस मोशन के दौरान कुछ और प्रॉपर्टीज भी, कुछ और बिहेवियर भी उसका आता होगा, वो किस में पढ़ लिया जाएगा, हाइड्रोडायनेमिक्स में। ओके, अब इलास्टिसिटी में तो नाम ही है इलास्टिसिटी, मेन प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है आपने, इलास्टिसिटी, उससे रिलेटेड टर्म 2-4 दिन इसको लग जाएंगे, इलास्टिसिटी को ही। हाइड्रोस्टैटिक्स में जो 2 मेन प्रॉपर्टीज आपकी आएंगी, सुनी होंगी शायद कभी, एक तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स और दूसरा सरफेस टेंशन। शायद केमिस्ट्री में कहीं पर ये सरफेस टेंशन के बारे में भी आपने पढ़ा हो। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड सरफेस टेंशन, ये 2 प्रॉपर्टीज होंगी मेनली। इसमें प्रॉपर्टी तो मेनली यही आएगी, विस्कोसिटी, लेकिन और रिलेटेड टर्म बहुत फिर बनती चली जाती होती है यार इनके साथ। तो अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करो तो प्रॉपर्टीज तो कुल मिला के लिक्विड्स में ये 3 ही बन रही हैं सबसे मेन, कि प्रेशर, सरफेस टेंशन या फिर इधर विस्कोसिटी। लेकिन जब हम इनको यार टेकअप करेंगे ना तो मामला काफी लंबा खींचेगा। अब कोई बात नहीं, खींचेगा तो खींचेगा, क्या करेंगे, करना तो है ही है। ओके, 11th क्लास अपनी वीक नहीं रहनी चाहिए। जो समस्या है वो ये है कि अप टू ग्रेविटेशन
ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर तो बाद की बात है ना। ग्रेविटेशन तक तो बच्चे सिलेबस कर लेते हैं, ग्रेविटेशन तक देखो बच्चों को आता होता है, 11th क्लास वाले बच्चों को। अब होता क्या है, जब ये ग्रेविटेशन आ रही होती है तब तक हाफ ऑफ द सिलेबस कवर अप हो चुका होता है। स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम हो रही होती है, हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चा उलझ जाता है। अब ऐसा उलझता है कि अगर उसका पिछला पार्ट बढ़िया से प्रिपेयर था तो चल फिर वो निकल जाता है उलझन से, लेकिन अगर पिछला पार्ट बढ़िया से प्रिपेयर नहीं था तो वो स्कूल के एग्जाम में ऐसा उलझता है कि उलझ कर ही रह जाता है। फिर नंबर आ जाते हैं, नंबर कम आ जाते हैं, बंदा वहीं पे गड़बड़ कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो इसी चक्कर में पड़ा रहता है, IIT नीट छोड़ वो इस चक्कर में पड़ा जाता है कि 11वीं में पास कैसे होऊंगा। अब बस उस 11वीं के पास होने की जद्दोजहद में ही वो लगा रह जाता है और अगला पार्ट वो उस एंगल से नहीं कर पाता जिस एंगल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें इसको करना पड़ेगा, तो पीछे में उलझ जाता है। अब जो बंदा इस हाफ ईयरली एग्जाम्स वाली स्टेज को पार कर जाता है वो तर जाता है, समझो बात को। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये लेटर पार्ट है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के बाद का जितना भी सिलेबस है भैया, 90% बच्चों का 11th क्लास वाले बच्चों को वो वीक रह जाता है। उसमें फिर वो उतना की पढ़ते हैं जितना कि भाई स्कूल के एग्जाम के लिए जरूरी होता है, और कि पास तो हो यार, 11वीं तो पार करें। तो अगर आप इस स्टेज को सही से पार कर चुके हो, ये स्कूल एग्जाम्स की हाफ ईयरली वाली स्टेज को अगर सही से पार कर लोगे या कर चुके हो तो आगे कोई समस्या नहीं आएगी। अगर स्कूल के एग्जाम के कारण अगर पिछला काम कवर अप नहीं था, उलझ गए, तो आगे उलझन ही उलझन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का लेटर पार्ट वीक रहता है। अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो आप बाकियों से वैसे ही क्या हो जाओगे, आगे हो जाओगे। तो हमारा टारगेट ये है बेटा जी, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर स्टार्ट किया हमने, हमारा टारगेट ये है कि हमारा अगला वाला पार्ट यानी इसके बाद का जितना भी सिलेबस है वो वीक नहीं रहना चाहिए। कल को आप ये ना बोलो कि यार 11th क्लास में ये जो लास्ट वाले चैप्टर थे वो मेरे क्या रह गए, वीक रह गए। ये वीक नहीं रहने चाहिए। अगर ये स्ट्रांग हो गए, पिछले उम्मीदें हमने किए हैं बढ़िया से, वो स्ट्रांग ही हैं, अगर अगले वाले भी स्ट्रांग हैं तो समझ लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो नीट हो चाहे वो जेईई हो, क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपने अपना टारगेट बना लेना है कि यार इसके बाद के जो चैप्टर है ना, इंक्लूडिंग दिस, वो हमने जितने जोर से इससे पिछले वाले चैप्टर की ना उससे भी ज्यादा जोर से कर डालने हैं। पूरा जोर लगा देना है, ऊपर का नीचे का आगे का पीछे का सारा जोर लगा देना है। तो जी ये आउटलाइन है, हाइड्रोस्टेटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, ये फ्लूइड्स है, ये अलग हो गया। अभी फिलहाल हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलास्टिसिटी, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है जिसमें क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलास्टिसिटी। तो अब हमारी जो हेडिंग है ये आगे से प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर नहीं आएगी, आज हेडिंग इलास्टिसिटी हो जाएगी। 3 चैप्टर में बांट दिया मैंने इसको यार, आज हेडिंग इलास्टिसिटी हो जाएगी। जब तक इलास्टिसिटी चलती रहेगी वो हेडिंग डाल देंगे, फिर हाइड्रोस्टैटिक्स डालेंगे, जब वो खत्म हो जाएगी तो हाइड्रोडायनेमिक्स। वैसे एज पर सिलेबस अपनी मेन हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, लेकिन हमने इसके 3 पार्ट ही कर दिए यार, इतनी लंबी हेडिंग रोज कौन लिखेगा, तो हम छोटी वाली लिखा करेंगे। अगली हेडिंग इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो 12th में आएगी, इलास्टिसिटी। तो डाल लो भाई हेडिंग, आज से अपनी हेडिंग चलनी है इलास्टिसिटी। ओके, तो इलास्टिसिटी मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ही पढ़ रहे हो, जिसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया जी, इलास्टिसिटी। अब हेडिंग अगर इलास्टिसिटी आई है तुम शुरुआत भी कहां से करेंगे, इलास्टिसिटी शब्द से ही करेंगे भाई। वर्ड यूज हो जाए इलास्टिक
तो कई चीजें दिमाग में आती हैं, है ना। आगे होगी कहां कहां इलास्टिक लगी होती है, अब सोच लो, बहुत कुछ आ गया होगा आपके माइंड में कि इलास्टिक कहां कहां पर लगी होती है। तो हेडिंग मैंने क्या कर दी, इलास्टिसिटी। तो अगले कुछ दिनों तक हेडिंग जो है हमें यही दिखाई देगी, इलास्टिसिटी। तो मैंने बोला इलास्टिसिटी स्टार्ट करना है, तो कहां से स्टार्ट करें, इलास्टिसिटी वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यार क्या है इलास्टिसिटी, जैसे ही वर्ड इलास्टिसिटी आएगा तो हमारे मन में आता है कि जो चीज खिंच जाए उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। इलास्टिक कई जगह पर यूज होती है, तो इलास्टिसिटी, इलास्टिक, ये आम बातें हैं, ठीक है। रबर की जो बॉल है उसमें भी क्या है, इलास्टिसिटी है ना। अब जितने भी अंडरवियर होते हैं भाई, उन सब में इलास्टिक तो लगी होती है। तो पता है आपको इलास्टिक क्या होती है। तो इलास्टिक या इलास्टिसिटी वर्ड जो है ना बेटा, उसका रियल लाइफ में जो हमारे माइंड में पिक्चर है, फिजिक्स की जो डेफिनेशन दूंगा फिजिक्स में इलास्टिक ऑब्जेक्ट की या इलास्टिसिटी की, वो थोड़ी सी आपको अलग फील हो जाएगी। अब देखो, मैं अगर किसी से सवाल पूछूं, ये क्या है जी, एक रबर बॉल है, रबर, ये वुडन बॉल है, और ये स्टील की बनी हुई बॉल है। अब देख, ये रबर की है, ये वुडन है, ये स्टील की है, ये बड़ी सॉलिड है, इसको दबाने की कोशिश करेगा तो नहीं दबेगी, थोड़े बहुत चांसेस हैं चल दब जाए, थोड़े बहुत निशान पड़ जाएगा। ये स्टील की है, इस पे तो भाई निशान भी नहीं पड़ेगा, इसका तो चांस ही नहीं है कि दब जाए या खिंच जाए। यार ये रबर की बॉल है, इसको दबाने की कोशिश करेगा तो दब जाएगी, ठीक है, खींचने की कोशिश करेगा तो थोड़ी बहुत हो सकता है खिंच भी जाए। वो टेनिस वाली होती है ना, अंदर से खाली होती है जो, वो तो वैसे ही दब जाती है। तो ये रबर बॉल है, ये बढ़िया से दब जाएगी। अब मैं अगर रियल लाइफ में वैसे ही बच्चों से नॉर्मली पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में है, तो अपने मन में सोच लो। अभी देखो आंसर तो दे नहीं सकते, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, क्लास में होते तो पूछता, बताते, अपने आप ही सोच लो कि तीन है, रबर है, वुडन है, स्टील है, इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में है और सबसे कम किस में है, वो अपने माइंड में आप सोच लो। मान लो आपने सोच लिया है, लिख लो अपनी कॉपी पे साइड पे कि तुमने क्या सोचा, रबर, वुडन या स्टील, जिसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। अब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्यादातर बच्चों ने क्या सोचा, रबर। तो सही है यार, रबर में ही है ना इलास्टिसिटी, रबर ही तो दब रही है बढ़िया से, ये तो बिल्कुल ही नहीं दबती, तो थोड़ा सा इतनी दब गई, चल निशान पड़ जाएगा, ये तो निशान भी नहीं पड़ने देगी। तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में नजर आ रही है, रबर में ही। हमारे माइंड में पिक्चर है वो इलास्टिक की, कि भाई जो जितना ज्यादा खिंच जाए उतनी उसमें क्या है, इलास्टिसिटी है। देख खिंचना सही है, खिंचना सही है, लेकिन यह सही नहीं है कि जो जितना ज्यादा खिंच जाए। पॉइंट है कि खींचने के बाद जो जितनी आसानी से अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ वापस आ जाए, खींचना समस्या नहीं है। अब खींच तो चिंगम भी जाती है, मतलब चिंगम को खाते रहो खाते रहो खाते रहो, उसको निकाल के खींचो, वो खिंच जाएगी, लेकिन छोड़ेगा तो वापस नहीं ना आएगी।
लेकिन इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो होगा वो खींचेगा, छोड़ोगे तो वापस आएगा ना। खींचना इलास्टिसिटी नहीं है। जब आप उस पर फोर्स जो अप्लाई कर रहे थे उसको छोड़ दो, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना इलास्टिसिटी है। ठीक है जी। अब पॉइंट ये है कि इन तीनों में से अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि इनमें से जो मोस्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट है वो स्टील है, रबर नहीं भाई, स्टील है। रबर को प्रेस कर दे, प्रेस हो गई, छोड़ेगा ओरिजिनल शेप में आ गई। यार वुडन जो है ये तो प्रेस ही नहीं हुई ना, प्रेस ही नहीं हुई मतलब इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी थी कि जो ओरिजिनल शेप में साथ के साथ ही वापस आ रही थी, आप उसको प्रेस ही नहीं कर पाए, उसकी शेप चेंज नहीं कर पाए। स्टील वुडन से भी ज्यादा क्या है, इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, इसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस आए होंगे लेकिन उसके अंदर इतना फोर्स डेवलप होता है कि वो साथ के साथ ही अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है और सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी शो करती है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माइंड में जो पिक्चर है कि जो जितना ज्यादा खिंच जाए वो उतना ज्यादा इलास्टिक है, उसको चेंज कर लो भैया। जो जितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए उसमें उतनी ही ज्यादा इलास्टिसिटी है। इसमें इतनी ज्यादा इलास्टिसिटी है, फोर्स लगाया इस पे, तुमने तो लगाया, और वो थोड़ा बहुत अगर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से चेंज भी आया तो साथ के साथ अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर रहा है। यार ओरिजिनल शेप रीगेन करने को इलास्टिसिटी कहते हैं, शेप चेंज हो जाने को इलास्टिसिटी नहीं कहते हैं। रबर में है इलास्टिसिटी क्योंकि ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है, आप फोर्स लगाते हो, छोड़ते हो, गेन कर लेती है वापस ओरिजिनल शेप, लेकिन देर में करती है ना। ये तो इतनी जल्दी करती है कि तुम्हें पता ही नहीं लगता कि शेप में चेंज हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो इलास्टिसिटी, फिर से बोल रहा हूं, खींचना इलास्टिसिटी नहीं है, वापस ओरिजिनल शेप में आ जाना इलास्टिसिटी है भाई। वापस ओरिजिनल शेप में आ जाना इलास्टिसिटी है। तो अगर मैं एक तो आपके माइंड से ये पिक्चर निकाली कि यार खींचना इलास्टिसिटी नहीं है, अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन करे रखना, अपनी ओरिजिनल शेप में जल्द से जल्द वापस आ जाना इलास्टिसिटी है। ओके, जो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इसकी शेप चेंज करने के लिए, उसको कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा यहां पर, जो टर्म्स मुझे डिस्कस करवानी है तो उन टर्म्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसमें सब दोबारा आएंगी, लेकिन मैं वैसे ही पहले इलास्टिसिटी, मैंने बोला ना इलास्टिसिटी वर्ड से शुरू करते हैं, तो इलास्टिसिटी वर्ड किया, बीच में फिर मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, डीफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, जो फोर्स यार तुम लगाओगे ऑब्जेक्ट पर उसकी शेप को चेंज करने के लिए, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो यार उसकी शेप को डिफॉर्म कर सके। भैया जो तू लगा रहा है इस पे, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। जो तुम लगा रहे हो वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो तुम लगा रहे हो वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जिसने उस ऑब्जेक्ट की शेप को क्या करना है, डिफॉर्म करना है। ओके, अब एक बात यहां पर आया करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जो रीस्टोर करे, डिफॉर्मिंग मतलब जो डिफॉर्म करे। भैया जो तू फोर्स लगा रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, शेप डिफॉर्म करवा रहा है तू, और उसके अंदर
अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए एक फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लेके आएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स की शेप डिफॉर्म करेगा। भैया जिसके अंदर जितना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। स्टील के अंदर इतना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है कि वो तेरे डिफॉर्मिंग फोर्स को साथ के साथ ही क्या कर देता है, बैलेंस कर लेता है। इसलिए स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक माना जाएगा, ना कि रबर। हमने ये नहीं बोला कि रबर में इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें है, लेकिन स्टील से तो कम है। हमने बोला चिंगम में तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको तो खींच ले, वो वहीं की वहीं रह जाती, तार बन जाएगी। गूंदा हुआ आटा जो है उसका पेड़ा बना ले, अब भाई पेड़ा बना के दबा दिया तो रोटी बन जाएगी। अब जो उसकी शेप तूने कर दी बस वही रह जाएगी। तुमने उसको लेके पेड़ा बनाया, फिर पहले दबाया, अब भैया छोड़ देगा तो वैसे रह जाएगा। ऐसे 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 करके उसको जो बड़ी शेप दे देगा तो छोड़ देगा तो वैसी रह जाएगी। तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा के पेड़े से रोटी बना रहे हो, वो रोटी बन गई तो रोटी ही बन गई। पेड़ा है तो पेड़ा ही है, टोटल गूंदा हुआ आटा पड़ा हुआ है तो वैसे ही है। उसमें ऐसे ऐसे करके निशान लगा दे, वो जहां पे तू छोड़ेगा वहीं पे रह जाएगा, उंगलियों के निशान उस पे पड़ जाएंगे। तो ऐसी चीजें जिनकी शेप में तू चेंज कर दे, बिल्कुल भी वापस अपनी ओरिजिनल चेंज, भैया कोई जद्दोजहद नहीं करते ये, वो कहते कोई चक्कर नहीं है, दबा दिया हम वहीं पर है। वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट सब, मैं कुछ वर्ड्स आते जा रहे हैं उनका मैं यूज करते जा रहा हूं, लेकिन मैं बोला मैंने एक दोबारा लिस्ट बनानी है। तो एक डिफॉर्मिंग फोर्स आ गया, एक इलास्टिसिटी आ गया वर्ड, एक रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। अभी अभी मैंने एक और वर्ड यूज कर दिया, प्लास्टिसिटी। ठीक है, इसको इनका सीक्वेंस मेंटेन करवा दूंगा अभी। तो इलास्टिसिटी क्या है, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेना। प्लास्टिसिटी क्या है, ओरिजिनल शेप को बिल्कुल भी रीगेन ना करना। मैंने अभी एग्जांपल दिए, जो गुंदा हुआ आटा हो गया, चिंगम होगी भाई, तो उस पर फोर्स लगा के क्ले हो गई, बस क्ले के पीस को पकड़ के उसको ऐसे दबा दे, छोड़ दे, उसके जो मॉलिक्यूल अंदर दब गए पड़ गए, कहते कोई चक्कर नहीं है भाई, हम यही ठीक है। उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी वापस ओरिजिनल शेप में आने की। तो ये सारे ऑब्जेक्ट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनकी प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी हो गई कि इनएबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप, वो प्लास्टिसिटी हो गई। और एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप, वो इलास्टिसिटी हो गई। तो बीच में कई बातें आ गई। डिफॉर्मिंग फोर्स जो तू लगाएगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स है जो उसके अंदर डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट में खूब सारा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। इन तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा स्टील में डेवलप होता है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स में रिस्टोरिंग फोर्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो बेटा इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं, ये जो रफ डिस्कशन मैंने दी, अगर इसको कंक्लूड करूं तो मैं बोलूंगा कि जी इलास्टिसिटी इज, लिख देते हैं या डेफिनेशन, कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन its original shape and configuration। तो इलास्टिसिटी क्या हुई बेटा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप and configuration when deforming force is removed। जब deforming force हटा दोगे तो ओरिजिनल शेप रीगेन कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ जी बेटा यार,
तो इलास्टिसिटी की बेसिक बात अपनी हो गई कि क्या है यार इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है जी, तो ये अपनी लिस्ट है यार, सीक्वेंस में ले लेते हैं, हो गया बस, एक ही मिनट लगाएंगे, सारी बातें तो कर ही ली है। तो अगर बात करूं इलास्टिसिटी, तो ये तो डेफिनेशन होएगी फिर कि एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। अगर प्लास्टिसिटी की बात करें तो ये भी बात हो गई बेटा अपनी कि इट इज इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है जी। अब बेटा इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स में वैसे तो हमने बात की स्टील काफी इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें एक नाम आता होता है यार, क्वार्ट्ज फाइबर। ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक है। देख, ना तो कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक ही है, ना कोई परफेक्टली इन इलास्टिक है। स्टील बहुत अच्छा इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक बोलोगे तो वो भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें भी चेंज शेप में आ जाता होगा। ना ही कोई परफेक्टली प्लास्टिक होता है, लेकिन क्वार्ट्ज फाइबर एक मटेरियल होता है बेटा, घड़ियों वगैरह में यूज होता है। आपने वर्ड सुना होगा क्वार्ट्ज क्लॉक, है ना, घड़ियों में क्वार्ट्ज फाइबर यूज होता है, क्योंकि वहां पे भी ऑसिलेशंस करवानी होती है, और वो ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो परफेक्टली क्या हो, इलास्टिक हो, ताकि टाइम में कोई लैग ना आ जाए। तो क्वार्ट्ज फाइबर जो है इसको परफेक्टली इलास्टिक माना गया, नाम याद रखना है। और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स में जो लगभग परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हम बात कर रहे थे कि गूंधा हुआ आटा, अब भाई गूंधा हुआ आटा लिख लो, गूंधा हुआ आटा, वैसे इसको डॉ कह सकते हो, ठीक है, या फिर पुट्टी नहीं होती, पुट्टी, पोटी नहीं, पुट्टी, जो जब पेंट वगैरह करते हैं तो उसमें ना पुट्टी फिल की जाती है, या जेली वगैरह, ये सारी ऐसी चीजें, जैम हो गया, जेली हो गई, क्ले हो गई, ये ऐसी चीजें हैं जिन पे एक बार फोर्स लगा दिया तो वो ओरिजिनल शेप रीगेन करने की जहमत नहीं उठाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो ये परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, डीफॉर्मिंग फोर्स अपनी बात हो ही गई यार, कि वो फोर्स जो शेप चेंज करने के लिए आप लगा रहे हो, डीफॉर्मिंग फोर्स, जो इसके अंदर डेवलप होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स, यहां लिखा नहीं मैंने, एक डीफॉर्मिंग फोर्स, साथ में क्या टर्म आ जानी चाहिए यहां पर बेटा, एक रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो बहुत सी चीजें हैं, रीफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। अब बेटा हो गए लगभग सारी बातें, मैंने वैसे ही जब पहले करा रहा था ना उसी में करवा कर वो थी। अब एक मेन बात है, हेडिंग डालना, हेडिंग डाल लो बेटा, हेडिंग डाल लो, हेडिंग, ये तो जनरल बातें थी। नेक्स्ट हेडिंग आ गई, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग आ गई, हेडिंग डाल लो, इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस। बेटा जो इलास्टिक बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जी अगर आप अपना फोर्स हटा दोगे, डीफॉर्मिंग फोर्स, तो उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था वो उसको ओरिजिनल शेप में ले आएगा, या ओरिजिनल शेप वो रीगेन कर लेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी। अब यार इलास्टिसिटी आती क्यों है किसी भी ऑब्जेक्ट में? अब उसके लिए कई थ्योरी हैं, जिसमें से एक है कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस टर्म्स में की जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस। यार कोई भी जो सब्सटेंस होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, अब वो जिस मर्जी चीज से बना होगा, उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स मिलकर फिर पूरा का पूरा उसका क्या बनाएंगे,
स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में आपस में इंटर एटॉमिक फोर्स हो सकता है। ओके, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स हो सकता है। तो पूरी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट हम इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक्सप्लेन कर देते होते हैं। ये दो ग्राफ है, हर किताब में इलास्टिसिटी वाला चैप्टर जब शुरू होगा तो दो ग्राफ मिलेंगे, हर किताब में ये दो ग्राफ मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ये बनाने आने चाहिए। ओके, क्लियर तो होने ही चाहिए, वो मैं चलो कर रहा हूं एक्सप्लेन, लेकिन इसकी ना एक पर्टिकुलर शेप है, ये शेप बनानी आनी चाहिए। ये ग्राफ किस किस के बीच में बेटा? ये दो एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, उसका ग्राफ है। अच्छा, दो एटम होंगे, उनके बीच में इंटर एटॉमिक, जिसके कारण बेटा उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक है कि वो जो एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी है उसका वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, और ये इंटर एटॉमिक फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। तो आपने हेडिंग क्या डाली? इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, जब आपने इंटर एटॉमिक फोर्सेस की बात की तो इंटर एटॉमिक फोर्स के साथ साथ उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो देख बनानी ही पड़ती है। मैंने बोला कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसमें एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यार स्ट्रक्चर बना हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, जो मर्जी हो, अब एटम्स तो चारों तरफ उसमें है ही हैं। अब उनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स है? इट इज द इंटर एटॉमिक फोर्स। ओके, ये है वो इंटर एटॉमिक फोर्स। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को यार, जब तक इन एटम के बीच में कुछ दूरी है तो इनके बीच वाला फोर्स कैसा है? इंटर एटॉमिक है ना, और अट्रैक्टिव है। फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है। इनको है कि ले भी अट्रैक्शन हो जाए, मिल जाए दोनों। तो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनके बीच में कैसा फोर्स है? इंटर एटॉमिक फोर्स। देख, अट्रैक्टिव है जो, अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दूं तो फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। और कम कर दूं और बढ़ जाएगा, और कम कर दूं और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। लेकिन यार अगर इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही करीब हो जाए, ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएं, बहुत ज्यादा, तो इनको हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया, तो ज्यादा नजदीक आ गए। फिर ये क्या करने लग जाएंगे? एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। बात समझो कि जी अगर तो दूरी ज्यादा है तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर दूरी बहुत कम हो जाए तो क्या स्टार्ट कर देते हैं? ये रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे को। अब वही यहां पे हो रहा है, देख, ये ग्राफ है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। ये डिस्टेंस बिटवीन द क्या है? एटम्स। अब ध्यान से सुनना, जब भी वो नेगेटिव शो किया जाएगा, जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव शो होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, याद करो ग्रेविटेशन में हम वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे तो कैसी आती थी? नेगेटिव आती थी। ओके, अगर आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा हो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो उसमें
आपको शायद पता हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वहां पर भी उस सिस्टम की बोर्स एटॉमिक ऑर्डर में ना एक आप एनर्जी निकालते होते हो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद सुना हो, अगर पढ़ लिया होगा चैप्टर तो वो एनर्जी भी नेगेटिव आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स भी अट्रैक्टिव होता है, वहां पे एनर्जी नेगेटिव आ रही होगी। ग्रेविटेशन फोर्स में जहां पर भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा, एनर्जी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, और करस्पॉन्डिंग फोर्स को भी नेगेटिव शो किया जाता है। मैंने बोला दो मॉलिक्यूल के बीच का अगर डिस्टेंस एक लिमिट से कम नहीं हुआ, मतलब ज्यादा है, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, और अट्रैक्टिव वाला फोर्स नेगेटिव शो होता है। करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव शो होती है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दो एटम्स के बीच का ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो फोर्स बहुत कम है। देख ये रहा फोर्स, तो फोर्स बहुत कम है। हाँ नेगेटिव है, क्यों? अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव शो करना है। मैंने इनके बीच का डिस्टेंस कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। इतना बढ़ सकता था अट्रैक्टिव वाला, बढ़ लिया। ये देख, ये फोर्स है ना नीचे को, लेकिन नेगेटिव रहेगा। यार एक स्टेज से ज्यादा करीब करना शुरू कर दोगे तो रिपल्सिव इफेक्ट डोमिनेट करना शुरू कर देगा। इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव से कम होते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस कर, लगभग जीरो हो जाएगा। यार जब दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। फोर्स जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है? फोर्स जीरो हो गया, ना अट्रैक्टिव रहा ना रिपल्सिव रहा, करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। भाई ये दोनों ग्राफ अलग अलग नहीं बनते, ये दोनों ग्राफ ऐसे नहीं बना देने, आमने सामने नहीं बनते, ये ऊपर नीचे ही बनते हैं। ऊपर नीचे बनेंगे तभी आप सेम पॉइंट पे ले आओगे। मैंने भी जब ये ग्राफ बनाया तो ये पहले पूरी लाइन सीधी खींची, फिर ये पूरी लाइन सीधी खींची। जहां पे फोर्स को जीरो करना है उसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव मैक्सिमम करना है। नेगेटिव मैक्सिमम का मतलब वो मिनिमम एनर्जी मानी जाएगी। है तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव है ना, इसलिए इसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माना जाएगा। तो ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, ये दो एटम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। भाई डिस्टेंस ज्यादा है मतलब इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव है लेकिन काफी कम है। मैंने फोर्स कम करना, डिस्टेंस कम करना शुरू किया, कम होते 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 काफी करीब आ गए, काफी करीब आ गए। दोनों को डर लगने लग गया, डरने लग गया। अब ये रिपेल भी करने लग गए एक दूसरे को कि कहां यार ज्यादा करीब ना आ जाए, इतना करीब थोड़ी बुलाया था। तो रिपल्सिव इफेक्ट भी आने लग गया। अब अट्रैक्टिव रिपल्सिव एक दूसरे को बैलेंस करने लग गए। इस डिस्टेंस पर दोनों के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में अगर ये डिस्टेंस हो गया R0, तो उनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा, और ना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा ना रिपल्सिव फोर्स लग रहा। भाई जब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम हो गई। अगर डिस्टेंस इससे भी करीब कर दो तो अब ये यहां से पलट जाएगा, ऊपर चले जाएगा। पॉजिटिव शो करना है, पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स है, पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है जी। और इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, फोर्स जीरो हो गया। जब फोर्स रिपल्सिव हो गया तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की ओर बढ़ने लग गई, और एक स्टेज पे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। भाई दोनों ग्राफ बनाने आने चाहिए। दोनों ग्राफ एन एक दूसरे के ऊपर बनेंगे। जिस पॉइंट पे फोर्स जीरो शो करना है उस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। यार ये मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव साइड में मैक्सिमम है, तो ये पोजीशन इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन है। ओके, बात बहुत खिंच गई। अब आ जाओ इलास्टिसिटी यहां पे कहां आ रही है। अब पॉइंट ये है
कि हर कोई मॉलिक्यूल हो, एटम हो, बॉल हो, बंदा हो, बंदी हो, जो मर्जी हो, हर कोई चाहता है कि वो शांति से रहे, शांति के साथ रहे, टेंशन फ्री रहे, साला उसको कोई भी खींच ना रहा हो, ना इधर ना उधर। तो भाई ये जो एटम है ना, ये भी शांति से रहना चाहते हैं। मतलब जब तो दूर थे तब इनको तो अट्रैक्ट हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, जब ज्यादा पास हो जाते हैं कहते यार रिपेल करो। ये वो पॉइंट है जहां पे ना अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, ये मिनिमम एनर्जी पोजीशन है। हर कोई चीज चाहती है कि मिनिमम एनर्जी में आ जाए, भैया ये एटम भी चाहते हैं मिनिमम एनर्जी में आ जाए। तो जब किसी भी सब्सटेंस का वो जो भी है बन गया, स्ट्रक्चर जो भी है, एटम ने, दो एटम मिले, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बने, सब्सटेंस बन गया, क्रिएट हो गया यार। अब क्रिएट हो गया जब, तो उसके अंदर बहुत सारे 50 लाखों एटम्स हैं, उन सबके बीच में आपस में क्या है, इंटरएटॉमिक फोर्सेस हैं। अब फोर्सेस का यही चक्कर है, साले दूर होते हैं तो लगता है कि अट्रैक्ट हो जाए, पास आए तो लगता है कि रिपेल करने पड़ जाए। सब कर कराकर अपनी एक पर्टिकुलर स्थिति में आ गए हुए हैं, सब्सटेंस बन गया, सारे अपनी पर्टिकुलर स्थिति में आ गए। पर्टिकुलर स्थिति में आ गए मतलब सारे अपनी मिनिमम एनर्जी जहां पर है ना, वहां जाके टिक गए। तो नॉर्मल स्थिति में सब मॉलिक्यूल, सब एटम इस सिचुएशन में है कि उनके बीच का फोर्स नहीं लग रहा, बस जीरो है। वो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्थिति में है। अब तू बाहर से जाके उन पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएगा, मान ले तू उनको दबा देता है। जब दबा देता है तो मॉलिक्यूल जो है इस डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में है, वो करीब आ जाएंगे, तो करीब आ जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स हावी हो जाएगा, उसको वापस मिनिमम एनर्जी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। मान ले तू उनको खींच लेता है, जब तू खींचेगा उनको तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा फिर से मिनिमम एनर्जी हिल जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाकर वापस इसी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। भैया ये है इलास्टिसिटी का कारण कि हर कोई एटम, हर कोई मॉलिक्यूल अपनी मिनिमम एनर्जी वाली स्थिति में आकर टिक गया हुआ है। उनके बीच का डिस्टेंस जितना होना चाहिए था कि भैया फोर्स जीरो लगे, वो आ गया हुआ है, शांति मिल गई उसको, शांति के साथ रह रहे हैं सारे। तू जरा पंगा ले रहा है उसके साथ, उसको दबाएगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स फिर से उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। यही इलास्टिसिटी है, यही रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर तू उसको खींचेगा तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो उसको फिर से वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी मिनिमम एनर्जी पोजीशन में, यानी नेट फोर्स जीरो वाली पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो यह है इलास्टिसिटी का अंदरूनी कारण, यह अंदर की बात है। तो यह क्लियर होना चाहिए, दोनों ग्राफ बनाने आने चाहिए। अब इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी होता है, लेकिन उसको अभी बताकर आपको उलझाना नहीं चाहते। पहले बात को समझो, पता होना चाहिए कि क्या कारण है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। जी बेटा यार, तो होपफुली जो इलास्टिसिटी की यार इंट्रोडक्शन टाइप था वो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा यार। अब थोड़ी सी 2-4 बातें और बता के आज की बात को क्लोज कर देंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। बैक टू बैक 2 लेक्चर आने हैं आपके पास, ताकि इतना काम हो जाए कि हम लाइव क्लास में कुछ करने के लायक भी हो जाए। ओके, 2 लेक्चर लगातार ही आएंगे, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो पॉइंट ये है यार, हम जो कह रहे हैं इलास्टिसिटी पता लग गया हमें क्या होता है। अब इसके बाद अगर हम इसका मैथमेटिकल पार्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी यार। एक जिसको हम बोलेंगे
स्ट्रेस, और दूसरा जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। ठीक है जी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि हमें आगे कुछ इस टाइप की चीजें करनी है। तो दो चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन, पता होना चाहिए यार। अब देखो सारी की सारी डे टू डे लाइफ में बड़ी यूज करते हैं हम, स्ट्रेस बहुत हो गई जी, बड़ी स्ट्रेन पड़ गई, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अब इंटर रिलेटेड ही है, प्रेशर, फोर्स बड़ा लग गया, टेंशन हो गई, ये है वो है। तो उन्हीं में एक है स्ट्रेस। अब फिजिक्स के हिसाब से भैया स्ट्रेस का मतलब, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों पे एग्जामिनेशन की बहुत स्ट्रेस है ना, एग्जाम की स्ट्रेस है, ऊपर से कोरोना आ गया, बोर्ड का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, असाइनमेंट का प्रेशर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से बेटा अगर स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का ही दूसरा नाम है। अगर फोर्स सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा हो तो उसको प्रेशर कह देते हैं। अगर जनरल बात चल रही हो, परपेंडिकुलर लगे ना लगे, तो उसको स्ट्रेस कह देते हैं। कहने का मतलब स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात है। प्रेशर को स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस को प्रेशर नहीं कह सकते। प्रेशर स्ट्रेस का स्पेशल फॉर्म हो गया। अगर फोर्स सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा होगा तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया जो है उसको प्रेशर बोल देंगे। लेकिन अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, जनरली बात है, तो इसको प्रेशर नहीं वर्ड यूज कर सकते। क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? स्ट्रेस करना पड़ेगा। बेसिकली स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट आपको पता ही है, फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर प्रेशर बोलोगे तो इसकी यूनिट पास्कल भी यूज कर सकते हो। स्ट्रेस बोलोगे तो पास्कल, देखो लॉजिकली तो पास्कल इसकी यूनिट करेक्ट है, लेकिन जब हम स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं तो इसकी यूनिट जो है हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलते हैं, पास्कल नहीं बोलते। प्रेशर हो जाएगा तो प्रेशर की यूनिट को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। भाई स्ट्रेस की यूनिट को पास्कल नहीं बोलते, नहीं बोलना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलना है। स्ट्रेस बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है जी। अब अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं बेटा, इसको कैटेगराइज कर सकता हूं मैं। एक तो होगी जिसको मैं कहूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक मैं जिसको कह दूंगा कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, एक जिसको हम कह देंगे हाइड्रोस्टैटिक, यहां लिख देते हैं, बाद में मिटा देंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये स्ट्रेस के फॉर्म है भाई सारे। या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, मैंने बेटा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, इसलिए ऐसे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होकर लिख दिया, आप अपना नीचे की ओर भी बढ़ सकते हो। तो लॉन्गिट्यूडनल यार कोई वायर वगैरह चीज है, कोई वायर है, रस्सी है, अगर आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो कि ये खिंच रहा है लेंथ वाइज, तो है तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही। लेकिन यार अगर लेंथ वाइज फोर्स लगा रहे हो और वो खिंच रहा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पे एरिया कौन सा लगेगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मान लो ये वायर है तो इसका ये जो एरिया है ना, ये एरिया यूज होगा बेटा। ये जो एरिया है, मान लो वायर है, वायर का ये जो डायमीटर है ना, उसके हिसाब से जो एरिया निकलेगा वो यूज होगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गई। अगर आप किसी चीज को लेंथ वाइज कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस, लेंथ में कमी आ रही है, तो ये क्या होगी? कंप्रेशनल स्ट्रेस होगी। बाकी है तो वही फोर्स अपॉन एरिया ही। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करा रहा हूं। अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो
और उसकी वॉल्यूम में कमी आ रही है या बढ़ोतरी भी आ रही है, चारों तरफ से जब लगे, जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो बात तो वही है तो फोर्स अपॉन एरिया ही है, तो फोर्स अपॉन एरिया ही। लेकिन इसको हम क्या कह देंगे, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। सब में है तो फोर्स अपॉन एरिया बेटा, बस कंसेप्ट अलग अलग लेंथ वाइज कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल अगर कंप्रेशन दे रहे हो तो कंप्रेशनल, स्टैटिक। अच्छा इसको ध्यान से देखना, एक होता है अगर फोर्स तुमने कैसे लगा दिया यार किसी ऑब्जेक्ट पे, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, टेंजेंशियल मतलब ऐसे नहीं लगा रहे, अलोंग द सरफेस फोर्स लगा रहे हो, लगा सकते हैं अलोंग द सरफेस भी फोर्स लग ही जाएगा। मान लो यार ये बॉडी है, अगर मैं इस पे फोर्स बिल्कुल आगे की ओर लगाता हूं, बिल्कुल ही ऐसे लगा दिया, तो ये जो है फोर्स कैसे लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल अगर इसके परपेंडिकुलर लगा रहा हूं नॉर्मली है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स कुछ अंदर की ओर नहीं, ऐसे थोड़ा दबा के आगे की ओर फोर्स लगाऊं, तो यार ये टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। यहां पे डब्बा पड़ा हुआ है, इस डब्बे पे हाथ रख के मैंने, डब्बे पे हाथ रख के इसको बेस को यहीं पर जमीन से टिका कर, ऐसे नहीं फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर कर ऐसे की ओर अगर लगाऊंगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये कौन सा होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। कौन सी भाई, टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगी तो भाई फोर्स अपॉन एरिया यार, तो ये होगी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कुछ नहीं है होता रहेगा, ये चीजें आती रहेंगी। तो स्ट्रेस क्लियर होना चाहिए, बेसिकली स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, मामला क्लियर होना चाहिए। बेसिकली स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया मेरे भाई, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब आ जाए स्ट्रेन, ये भी देख लो कि अब स्ट्रेन क्या चीज है। बेटा स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी उसकी शेप वगैरह है, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक वायर है, अब इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, किसी बंदे ने इस पे फोर्स लगाया, उसमें स्ट्रेस आई, स्ट्रेस के कारण यार इसकी लेंथ चेंज हो गई, ये देख डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, या मान ले ये कोई ऑब्जेक्ट था, इस पे किसी ने चारों तरफ से फोर्स लगाया और इसकी वॉल्यूम चेंज हो गई। हो सकती है ओरिजिनल वॉल्यूम V थी, बड़े वाले गोले की ओरिजिनल वॉल्यूम V थी, मैंने ऊपर से दबाकर वॉल्यूम कम कर दी, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, डेल्टा V आ गया, खींच दिया तो चेंज इन लेंथ हो गई। या मान ले तीसरी बात, टॉपिक स्ट्रेन ही चल रहा है, ठीक है, ये एक डब्बा है, ऐसे पड़ा हुआ जमीन पर, लकड़ी का बॉक्स लगा ले, चारों तरफ फट्टे लगाकर बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे भी डब्बा है, डब्बा है भाई, डब्बा है, अंकल का टीवी डब्बा है, ये भी क्या है, डब्बा है। अब इस पे यार अगर मैं इसके बेस को टिकाकर थोड़ा दबाकर टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं, कैसा, टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं तो हो सकता है ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए, हो सकता है ना कि इसकी शेप में क्या आ जाए,
चेंज आ जाए, तो मे भी इसकी शेप में चेंज आ जाता है यार। कई बार ऐसे करो, डब्बे टेढ़े हो जाते हैं तो शेप में चेंज आ जाए। तो तीन स्थितियां मैंने बना दी। इसमें चेंज आपने कैसे मेजर किया? इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ। इसमें चेंज कैसे मेजर किया? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि जी वॉल्यूम में चेंज हो गया। इसमें चेंज कैसे मेजर किया? इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल, कि जी इतना एंगल से ये चेंज हो गया, इतने एंगल से ये चेंज हो गया। ओके, मान लो डब्बे की लेंथ L थी, तो मान लो वो डेल्टा L आगे बढ़ गया। देख, या तो एंगल के टर्म्स में मेजर कर ले, या डेल्टा L के टर्म्स में मेजर कर सकता है कि डेल्टा L आगे खिसक गया। फिगर देख ले। अब स्ट्रेन क्या है यार? स्ट्रेन मैं कह रहा हूं, इट इज बेसिकली, स्ट्रेन इज बेसिकली change in configuration divided by original configuration. What is strain? It is ratio of change in configuration divided by ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यूनिट वूनिट भैया इसकी नहीं होती हैं, क्योंकि ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है। इस केस में अगर मैं स्ट्रेन चेक करूं तो उसका मतलब है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। भैया यहां क्या चेंज हुआ है? लेंथ चेंज हुई है ना, तो इट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी ओरिजिनल लेंथ। देख, अगर वायर वाला केस है तो उसमें स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर इसकी बात करता है तो यहां पर स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। भाई यहां क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम चेंज हुई है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मैं यहां पे आ जाता हूं तो यहां पर जो स्ट्रेन है, चेंज क्या हुआ है कि लेंथ वाइज हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको वैसे थीटा भी कह सकते हैं। थीटा क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। देख, ऐसे भी कोई फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर मैं इसको वो सेक्टर सा मान लेता हूं, इसके सामने वाली आर्क है, डेल्टा एल का रोल प्ले कर जाएगी। तो ये भी क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी क्या है? स्ट्रेन है मेरे भाई। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर लेंथ, नीचे भी लेंथ, ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर। मीटर ने मीटर को काटा, कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी। ऊपर मीटर क्यूब, नीचे मीटर क्यूब, कोई यूनिट नहीं आएगी। एंगल की रेडियन होती है, लेकिन वो डायमेंशनलेस माना जाता है, लेंथ अपॉन लेंथ ही है। तो स्ट्रेन मीन्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये तीन तरह की होती है। अगर लेंथ वाइज चेंज करते हो तो ये स्थिति आती है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सी मेरे भाई? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जो है, इस पे लाल डब्बा करना था यार। लाल डब्बा कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। ये लो जी, ये लाल डब्बा हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये बेटा जी कहलाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये कहलाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके जी। अब ये जो है, इस थीटा को ही स्ट्रेन कहते हैं। इस थीटा को कहते हैं शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तीन तरह की, लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम,
और ये shear strain यानी एंगल में कितना चेंज आया है। इसके लिए फोर्स कैसा चाहिए, टेंजेंशियल चाहिए। ओके जी। अच्छा यहां पर जब यूज हम करेंगे इसका, तो बेटा यार इसको ना नेगेटिव लेते हैं, आम तौर पर इसको हम नेगेटिव लेते हैं, आम तौर पर ये नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि बेटा चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आया ना, तूने बाहर से दबाया, ले कम कर दी ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कमी आई है, इसलिए इसको नेगेटिव में ही माना जाएगा। ओके, बात खत्म, आज का लेक्चर क्लोज। लास्ट में जो आपको बताया वो क्या बताया, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, टाइप्स पता होनी चाहिए, स्ट्रेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, टाइप्स पता होने चाहिए, क्योंकि सारे चैप्टर में अब आगे स्ट्रेस स्ट्रेन ही चलता रहेगा। ओवरऑल हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन की है, इलास्टिसिटी का एक कारण मेन वो जो इंटरएटॉमिक डिस्कस किया है, उसके बाद छोटी मोटी बातें हैं, तो भैया आपको पता ही है, पहला लेक्चर फिर छोटा मोटा ही होता ही है। पढ़ना, नोट्स आपको मिल गए या मिल जाएंगे, थोड़ी रीडिंग करो, लेक्चर को ध्यान से देखो, बातों को नोट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास से फिर मैथमेटिकल पर भी हम आ जाएंगे। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।